वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होगे और मज़े कर रहे होगे। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाओ जाके पहले देख कर आओ। अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हो। और अगर देख लिया है तो फिर बिना समय को बर्बाद करते हुए हम चलते हैं स्टोरी पे आगे। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में मेट्स बोल रही थी, प्लीज़ योडल प्लीज़ उठ जाइए। और हम देखते हैं योडल को जो उठी हुई होती है और उसको देखकर उसकी मेट बोलती है, ओ माय आप तो पहले से ही उठे हुए हैं। और उनको देखकर हमारी योडल एक प्यारी सी मुस्कान दे देती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स आखिर मैं आज के दिन क्यों नहीं उठूंगा। आज ग्रैंड टेम्पल का ओपनिंग डे जो है। वो इतना बोल के खुश हो ही रही थी कि तभी उसकी मेड उसको बहुत सारे कपड़े ला के देती हैं और बोलती हैं, प्लीज प्लीज़ इन क्लॉथ्स को ट्राई करिए। और फिर कुछ देर बाद वो लोग तो योडल के कपड़ों को लेकर लड़ने ही लग गई थी कि नहीं नहीं प्रीस्ट पहले इस वाले कपड़े को पहनेंगे। और एक मेड बोलती है, नहीं नहीं प्लीज़ इस कपड़े में बहुत ज़्यादा क्यूट दिखेंगे। और वहाँ पे एक मेड उन दोनों मेड्स को लड़ते हुए देख रही होती है और उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर हमारी योडल बोल रही थी, सुनो तो मेरे पास पहले से ही उस सेरेमनी के लिए एक डिज़ाइनर ड्रेस है। लेकिन उन दोनों मेड्स में से कोई भी मेड हमारी योडल की बात नहीं सुन रही होती है। उन लोगों को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर हमारी योडल वो हमें बताती है, ऑफ कोर्स वो लोग मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। और वो लोग ये सब लड़ाई झगड़े कर ही रहे थे। इन्हीं लड़ाई झगड़े के बीच में योडल वो लाना से पूछती है, बाय द वे लाना, मैंने सुना कि आज ब्रिकाल्ट का एक शाही आदमी बपतिस्मा लेने में शामिल है। और योडल की बात सुनकर लाना थोड़ा टेंशन लेते हुए कहती है, हाँ मुझे चिंता है कि आप उनसे कहीं टकरा ना जाएं। और उसकी बात सुनकर योडल मनी मन कहती है, क्या ब्रिकाल्ट आज ये फंक्शन अटेंड नहीं करने वाली। लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि एम्परर अपने बजाय किसी और को भेजने के लिए इंसिस्ट कर रहा है। वो ये सोच ही रही थी तभी लाना इधर उधर देखते हुए कहती है, प्रीस्ट। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल कहती, क्या मैं। और फिर वो बताती है कि वो रॉयल पर्सन दोपहर के लगभग 5 बजे आएगा और वह ग्रैंड टेम्पल के तीसरी पूर्वी गेट से आएगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको उस गंदे इंसान से बचना चाहिए क्योंकि वैसे भी वो बहुत गंदा है। और उसकी ये बात सुनकर हमारी योडल कहती, क्या। और टेंशन लेते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। लाना कहती है, अटेंडेंट्स के बीच ये बात बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो कहती है, ये तो बहुत इम्प्रेसिव है, मैं सावधान रहूँगा। और योडल ने इतना कहा ही था कि लाना को कुछ याद आता है और वो कहती है, ओह हाँ राइट। वो बताती है कि मेन बिल्डिंग के एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस ने कहा है कि आपका एक्सेस वो अप्रूव हो गया है और उन्होंने कहा कि अब आप आ सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और योडल एक मैप देख रही होती है और उस मैप को देखते हुए मन ही मन कह रही होती है कि जिस डॉक्यूमेंट का मैंने ब्लूप्रिंट मांगा था वह ग्रैंड टेम्पल का एक्वाडक्ट ब्लूप्रिंट था। और मैंने सुना था कि इसके लिए अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल है। और फिर वो जो सामने प्रीस्ट बैठा हुआ था येलो हेयर में, उसको देखकर मन ही मन रो रही होती है और कहती है, क्या ये मुझे मॉनिटर कर रहे हैं। और बेचारी बहुत परेशान होती है। और तभी हम देखते हैं वो प्रीस्ट वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। और उसकी बात सुन के हमारी योडल वो मन ही मन थोड़ा रिलीफ फील करती कहती, शायद एक्चुअली में ये अच्छा पर्सन है। और वो ये सोच ही रही थी कि तभी वो प्रीस्ट कहता है कि अब फाइनली मैं अपने ब्रदर की तरफ से वो स्टेप को चुका सकता हूँ। और उसकी बात सुनकर जो हमारी योडल होती है कहती है, क्या डेप्थ। तो बोलता है, हाँ हाँ वही बेवकूफ़ आदमी जिसकी आपने जान बचाई थी जब आप ट्रेनी प्रीस्ट थे, मैं उसी का भाई हूँ। और उस प्रीस्ट की बात सुनकर योडल कह रही होती है कि अब आप इस बात को मेंशन कर रहे हो, अब मैं आप दोनों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ देख सकता हूँ। उसके बाद उनको प्रीस्ट कहता है कि मैं आपकी जितनी मदद चाहे कर सकता हूँ जितना मुझसे हो सकेगा। उस प्रीस्ट की बात सुनकर योडल उस मैप को देखने लगती है और मन ही मन कह रही होती है कि बपतिस्मल वाटर वो रेगुलर एक्वाडक्ट से लिया जाता है। और वो कहती है कि इस ब्लूप्रिंट लेने के पीछे मेरा एक ही कारण है, क्योंकि इसको ब्लडी बपतिस्मा इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है ओरिजिनल स्टोरी में। एक्चुअली में वो ब्लड रियल ब्लड नहीं था, लेकिन वो क्रिम्सन वाटर था। क्योंकि समारोह के दौरान अचानक से साफ पानी लाल हो गया और दर्शकों पर भी छलक गया। और जल्दी ही इस सेरेमनी के बाद लोगों में स्किन डिजीज़ फैल गई। इस वजह से कई सारी अफवाहें फैलने लगी कि होली स्टेट पर कर्ज आ गया है और इससे होली स्टेट की जो प्रतिष्ठा है वो गिर गई। और इसीलिए मुझे ये फाइंड करना ही होगा कि ये लाल पानी आया कहाँ से है। और फिर वो प्रिंस से कहती है कि क्या एक्वाडक्ट में कुछ खराब या जंग लगा हुआ हिस्सा है। उसके बाद उनका प्रिस्ट कहता है, नहीं ऐसा तो मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ भी नहीं है क्योंकि इसका मेंटेनेंस रेगुलरली होता है। उसके बाद सुन के योडल कहती है, जैसे कि प्रिस्ट ने कहा यहाँ कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है।
और वो ऐसा सोच ही थी कि तभी प्रीस्ट उन्हें चाय ऑफर करते हुए कहता है कि मैंने आपके लिए थोड़ी सी चाय बनाई है, तो क्यों ना आप इसे देखते देखते थोड़ा सा चाय ही पी लें। उसकी बात सुनकर योडल कहती है शुक्रिया। और तब वो तो बड़े ही क्यूट वे से चाय पी रही होती है। और फिर उसने जैसे ही चाय पिया था ना, वो मन ही मन एकदम गंदा सा मुंह बनाती है और कहती है कितनी फीकी चाय है। और वो ऐसा मुंह बना ही रही थी कि तभी हमारा वो प्रीस्ट वो नोटिस कर लेता, कहता है अरे अरे प्रीस्ट योडल रुकिए, तो मैंने अभी अभी इसमें चाय पत्तियाँ ऐड नहीं की हैं। और वो कहता रहता है कि ये चाय इस टी बैग के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। और उसकी बात सुन के योडल कह रही होती है कि वाह, इसके कलर चेंजिंग तो अमेजिंग है। और तभी उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है और वो वहाँ से उठते हुए कहती है कि एम्परर एक तरह का ऐसा आदमी है जो लोगों को टूल की तरह यूज़ करता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह किसी रॉयल को बपतिस्मा लेने के लिए बिना किसी मोटिव के भेजे यहाँ पर। और सारी बात समझने के बाद वो प्रीस्ट को बाय बाय करती है और कहती है हे प्रीस्ट, आपका ब्लूप्रिंट और चाय दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भागते भागते जा रही होती है और मनी मन कह रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द हिज हॉलीनेस को इसके बारे में बताना ही होगा। लेकिन तभी उसके सामने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है वेल, क्या ये लॉर्ड योडल नहीं है। और उसको देखकर योडल वो भी रुक गई थी और उसको देखकर वो बहुत डर जाती है और मनी मन कहती है ये यहाँ पर क्यों है। और वो व्यक्ति वो मुस्कुराते हुए कहता है तुमसे मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया लॉर्ड योडल। और उसको देखकर योडल वो तो बस यही सोचती है कि ब्रिकार्ड इंपीरियल सक्सेसर में से एक आर्च ड्यूक कीबर्ग स्क्वार्ज। इतना याद करते के साथ उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं, जहाँ पर ये आर्च ड्यूक हमेशा उसके योवो हिल्डे हाउस में आया करता था और उसके माता पिता के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाया करता था, उसे मारा करता था। और वहीं पर ड्यूक और डचेस उसको बेवकूफ़ बुलाते रहते थे। उसे देखकर वो कह रही होती है तो ये वही रॉयल है जो कि बपतिस्मा को अटेंड करने वाला है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी वो आर्चड्यूक योडल का कॉलर पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहता है क्या हुआ, इतना डरे हुए हो कि मुझे ग्रीट भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारी योडल अब वो पुरानी वाली योडल नहीं रही, वो उसके हाथ को दूर झटक देती है, अपने कपड़े को ऐसा झाड़ती है जैसे कि कोई कचरा हो। और वो कहती है कि आर्चड्यूक अभी हम दोनों ऐसे टर्म्स में नहीं हैं कि एग्जैक्टली दोनों को ग्रीट कर सकें। तभी वो आर्च ड्यूक डेविल्स की तरह मुस्कुराते हुए कहता है ड्यूक ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा बदल चुके हो। और वो सही था। लेकिन योडल उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और कहती है कि ये एरिया बाहरी लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, तो क्या आप खुद से जाना पसंद करेंगे या फिर मैं आपको खुद बाहर निकालूं। तभी वो आर्च ड्यूक डेविल्स की तरह मुस्कुराते हुए कहता है एरोगेंस, हाँ, क्या तुम होली स्टेट में रहते हुए ये सोचने लगे हो कि क्या तुम कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हो। चलो, मुझे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट सिखाने दो। तभी योडल कहती है कि भला तुम होली स्टेट के बारे में कितना ही जानते हो। हाँ, ग्रैंड टेम्पल यहाँ पे है और जहाँ पर प्राउड पोप यूलियस बॉर्न हुए और बड़े हुए हैं। और तभी वो ड्यूक बोलता है लेकिन उसके पेरेंट्स का यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तुम जानते भी हो क्यों। और तभी हम देखते हैं उसकी ये बात सुनकर योडल वो पूरा शॉक हो जाती है। और तभी वो आर्चड्यूक बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने खुद के पेरेंट्स को मार डाला और कैसल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। योडल ये सुनकर मन ही मन कहती है क्या। और योडल के फेस रिएक्शन को देखकर वो आर्चड्यूक बिल्कुल हंसते हुए कहता है क्या ये फनी नहीं है कि एक मर्डरर होली पोप है। हाँ, तुम मूर्ख हो जो उसकी सेवा कर रहे हो, तुम भी उससे बेहतर नहीं हो। उसने इतना बोला ही था कि हमारी योडल एक जोरदार हेडबट देती है उसको। और उसके हेडबट से उस आर्चड्यूक की तो बोलती ही बंद हो गई थी और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है। वहीं हम योडल को देखते हैं जिसने उसको हेडबट मारा था, जिस वजह से उसका भी सिर दर्द हो रहा होता है। तभी योडल उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम अपने मुंह से ये फालतू की नॉनसेंस ना बोलो जब तुम कुछ भी जानते नहीं हो और ना ही समझते हो, ठीक है ना। वहीं मन ही मन कह रही होती है कि इस स्टोरी के बारे में हार्डली ही कुछ लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ से जाने दिया तो ये आर्चड्यूक हर जगह ये स्टोरी को फैलाता रहेगा। और फिर वो ब्रेव बनते हुए कहती है कि और इस सच के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं और तुम किसी का ग्रैंड सीक्रेट बताते हुए ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम बहुत बड़े कहीं के 30 मार खा हो, लेकिन तुम इस वक्त बिल्कुल एक बेवकूफ़ की तरह लग रहे हो।
और हमारी योडल ने तो उसको खरी खोटी सुना दी होती है। उसकी बात सुनकर आर्चड्यूक बोलता है क्या, और हमारी योडल बोलती है गार्ड्स। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और बोलता है प्रिस्ट योडल क्या हो गया, और योडल कहती है कि हमारे गेस्ट ऐसा लगता है जैसे कि अपना रास्ता भूल गए हैं, इसलिए प्लीज़ इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। और हमारी योडल का ऑर्डर पाते ही वो गार्ड आर्चड्यूक के पास आता है और कहता है कि ये एरिया रेस्ट्रिक्टेड है, इसलिए मुझे आप पर्सनली ऑथराइज़ करें और अलाउ करें कि मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊं। उसकी बात सुनकर आर्चड्यूक कहता है क्या रिडिकुलस, क्या तुम सोचते हो तुम्हारे जैसा कोई इंसान मुझे बाहर भिजवा सकता है। और वो बड़े ही गुस्से से हमारी योडल देख रहा होता है और हमारी योडल भी उसको गुस्से से देख रही होती है। तभी आर्चड्यूक योडल के पास आता है और कहता है फाइन, तो फिर मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम निपटता हूँ, तुम्हें देख लूँगा। और हमारी योडल भी उसको लुक दे रही होती है हाँ चल निकल। तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ झटकते हुए कोई बीच में आ जाता है, और ये होता है हिस्ट्रॉन, जो कहता है क्या तुम्हें हमारे प्रिंस के साथ कुछ काम है। और हम देखते हुए वहाँ पे लेओस और हिस्ट्रॉन दोनों ही हमारी योडल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और हिस्ट्रॉन की बात पे हामी भरते हुए लेओस भी कहता है हाँ आप उनके बजाय हमसे क्यों नहीं बात कर लेते हैं। और हिस्ट्रॉन और लेओस को ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए देखकर योडल को वो आर्चड्यूक कुछ नहीं बोलता, और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है मैं इस बार तुम्हें जाने देता हूँ, तो फिर हम बाद में मिलते हैं लॉर्ड योडल। और उसके जाने के बाद हिस्ट्रॉन वो गुस्सा करते हुए कहता है क्या वो अभी भी प्रीस्ट को लॉर्ड के बुला रहा है, कितना अनोइंग है वो। और उसकी बात पे लेओस भी नॉट नॉट कर रहा होता है, और दोनों ही गुस्सा होते हैं। और हमारी योडल वो तो कुछ सोच रही होती है, और फिर कुछ सोचते हुए कहती है ह्यू लाई मुझे तुम दोनों की मदद की ज़रूरत है। और उसकी ये बात सुनते ही दोनों ही एक साथ हमारी योडल की तरफ देख रहे होते हैं। और हिस्ट्रॉन तो पूछ भी लेता है क्या फेवर, कैसा फेवर। और तभी अचानक से हिस्ट्रॉन कहता है ओह तो क्या तुम उस आदमी को आसमान में पहुंचाना चाहते हो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो तो शॉक हो जाती, कहती अरे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो हिस्ट्रॉन के कान में फुसफुसाती कहती है दरअसल यहाँ पे कुछ है जो कि तुम लोग मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करो, ये इस बारे में है, लेकिन अभी हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता है, वो हमें तो बाद में ही पता चलने वाला है। और ये बताने के बाद योडल वो तो मुस्कुरा रही होती है, और उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर हिस्ट्रॉन मन ही मन कह रहा होता है कि अगर तुमसे कोई पंगा लेता है तो तुम पक्का उस पर पलटवार करती हो। दिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही होती है, और उस बारिश को देखते हुए हमारी योडल वो खड़ी हुई होती है और कहती है ओह मुझे तो ग्रैंड चैपल जाना था बैप्टिज्मा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर उदास हो जाती है और मन ही मन कहती है कि अब मुझे रेन से और ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब मैं इन हैम्स को सुनती हूँ मेरे दिल की धड़कन अभी भी बढ़ ही जाती है। लेकिन तभी उसको कोई पुकारता है लॉर्ड योडल, और योडल थोड़ा शॉक कि किसकी आवाज़ है, और वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये लिसिस होता है। वो कहती है योर हॉलीनेस आप यहाँ, और वो थोड़ा चौंक जाती है और घबराती हुई कहती है लेकिन आप यहाँ क्यों हैं। लेकिन तभी हमारा यूलिसिस वो अपनी टॉप नॉच एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है, कहता है क्योंकि रेन नहीं हो रही थी इसलिए मैं अपने डर के साथ ना अकेले नहीं रहना चाहता था। और उसकी बात सुनकर हमारी योडल वो भी बेवकूफ़ बन जाती है और कहती है हाँ हाँ ऐसे टाइम पे ना आपके साथ में किसी का होना बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए। और योडल को अपनी बात मानते हुए देख कर ना हमारा यूलिसिस वो तो बहुत खुश होता है और कहता है ये ज़्यादा बेहतर है ये कहने से कि मैं उसे मिस कर रहा था इसलिए मैं यहाँ पर आया। तभी योडल कहती है मोर इम्पॉर्टेंटली क्या आप भी यहाँ पर ग्रैंड चैपल जा रहे थे। योडल ने ये बात यूलिसिस से पूछ ली होती क्योंकि वो भी ग्रैंड चैपल ही जा रही होती है, और उसकी ये बात सुनकर यूलिसिस वो मौके का फ़ायदा उठाता कहता है हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी ग्रैंड चैपल ही जा रहा था, तो चलो क्यों ना हम दोनों साथ में चलते हैं। और देखो तो ज़रा उसने छतरी भी खोल दी थी हमारी योडल के लिए, और हमारी योडल वो तो खुश होती कहती क्या आप भी ग्रैंड चैपल जा रहे हैं योर हॉलीनेस। वो बड़ी खुश होती है। वो लोग ना वहाँ से साथ साथ ग्रैंड चैपल के निकल गए होते हैं, और यूलिसिस वो जाते जाते योडल से पूछ रहा होता है अरे हाँ योडल तुम ना बपतिस्मा एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हो ना करेक्ट। तो योडल कहती है हाँ हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमारा यूलिसिस वो कहता है बाय द वे मैं हूँ तुम्हारा एग्ज़ाम प्रॉक्टर। उसकी बात सुन के लिटिल लाइक हैं क्या आप है मेरे एग्ज़ाम प्रॉक्टर। वो बेचारी बहुत शॉक हो गई होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर योडल वो कह रही होती है तिस्मा मैजिक प्रैक्टिकल के लिए सीधे प्रॉक्टर पर मैजिक करना होता है। अभी यूलिसिस ना कुछ बहाना बनाते हुए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स को ना गलत तरीके से चुना इसलिए मैं यहाँ पे खुद भी सुपरवाइज करने के लिए आया हूँ। और योडल कहती है क्या मुझे योर हॉलीनेस पर मैजिक कास्ट करना होगा। और फिर हम योडल को देखते हैं जो कि बेफालतू का परेशान होते हुए कहती है कि ये तो जज करना बहुत इम्पॉसिबल होगा ना क्योंकि ये तो कोई मार्क भी नहीं छोड़ता है,
तो हमारा यूलिसेस वो कहता है, तुम फिर से फालतू की चीज़ों के बारे में चिंता कर रही हो। और वो भी समझ गया था यहाँ तक कि। और फिर वो हमारी योडल के सामने बपतिस्मा लेने के लिए झुका हुआ था और मन ही मन कह रहा होता है, दरअसल यहाँ ना कोई वास्तविक रीज़न नहीं है कि मैं खुद से पर्सनली यहाँ पर ये सब देखने के लिए आऊँ, लेकिन मैं ना यहाँ पे योडल का पहला बपतिस्मा मिस नहीं करना चाहता था। हम देखते हैं हमारी योडल यूलिसेस को बैप्टाइज करने से बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, उसके हाथ वो काँप रहे होते हैं और मन ही मन कह रही होती है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बेचारी नर्वसनेस के मारे रो रही होती है। वो इतनी परेशान थी कि हमारा यूलिसेस ये बात नोटिस कर लेता है। वो कहता है, योडल। तो योडल घबराते हुए कहती है, अब मुझे माफ़ करिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। और तब यूलिसेस उसको कंसोल करते हुए कहता है, क्या तुम बपतिस्मा के दौरान मिस्टेक्स करने वाली हो? तुम एक होली किंगडम की प्रीस्ट हो, इसलिए फोकस करो। और यूलिसेस की बात सुनने के बाद हमारी योडल के अंदर साहस आता है। वो कहती है, हाँ वो सही कह रहा है, मुझे ना इसे अच्छे से करना है। और फिर वो हमारे यूलिसेस को बैप्टाइज करती है। और फिर कुछ देर बाद हमारा यूलिसेस वो तो ऐसे कहता है, किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से बैप्टाइज होना जिसके हाथ काँप रहे हों, लेकिन फिर भी उसने इसे फ्लॉलेसली किया। और उसकी ये बात सुन के हमारी योडल वो बहुत अजीब ढंग से हंस रही होती है। तभी यूलिसेस कहता है, जैसा कि तुम जानती हो कि एक बार तुमने इसे पास कर लिया तो तुम्हें एक बपतिस्मल प्रीस्ट के रूप में बपतिस्मा रिसीव करना होगा जल्द से जल्द। इसलिए अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूं, योडल। और वो अपने हाथ में होली वाटर ले लेता है और होली वाटर को देख कर योडल कहती है, क्या ये होली वाटर नहीं है? क्या आप इसे इस तरीके से यूज़ करने वाले हैं, योर हॉलीनेस? और यूलिसेस वो मन ही मन कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं यूज़ ना कर सकूं, अगर बात तुम्हारे हैप्पीनेस के लिए है। और तब उसने तो हमारी योडल के सिर पर हाथ रख दिया था और वो उसको बैप्टाइज कर रहा होता है। कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों। और हमारी योडल वो बैप्टाइज होते हुए मन ही मन कह रही होती है, तो ये है हिज होलीनेस की पावर। और हम देखते हैं हमारा यूलिसेस वो तो बैप्टाइज करने के बाद हमारी योडल के फोrehead पे किस भी कर लेता है और कहता है कि योडल, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म पर कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और हमारी योडल, उसकी आंखें तो शौक से चौड़ी हो गई थी और वो शर्माने लगती है और कहती है कि ये इस सेरेमनी का पार्ट नहीं है ना, मैं सही कह रही हूँ ना? और वो इतना शर्मा रही होती है ना, उसको शर्माते हुए देखकर हमारा यूलिसेस वो मुस्कुरा रहा होता है। मुस्कुराते हुए कहता है, ये है, तुम नहीं जानती ना, क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुमने मेरी पर्सनल ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है तो। और वो बोलती है, योडल, क्या सच में? और तब हमारा यूलिसेस वो कुछ नहीं बोलता और वो पास्ट की बात सोचने लगता है। उस दिन जब इंपीरियल फैमिली का जो बंदा था हमारी योडल से मिला था, तब उसके छाती पर एक पेन उभरा था। उसने योडल से कहा कि होली एम्परर ने खुद के पेरेंट्स को मार दिया और फिर उसने कैसल भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बात जब वो हमारी योडल से बोल रहा था, तब यूलिसेस ने भी ये बात सुन ली थी, क्योंकि जब हमारी योडल के चेस्ट पे पेन हुआ था, तब यूलिसेस भी उसको देखने के लिए वहाँ पर आया हुआ था, लेकिन उन दोनों की बात सुनने लगा था। और उसकी बात सुनकर वो वहीं रुक गया था और मन ही मन कह रहा था, लेकिन मैं योडल को फेस नहीं कर पाया। मैं बहुत डर गया था कि योडल मुझ पर बिलीव करेगी भी कि नहीं। मैं डर गया था कि योडल से मैं क्या कहूँगा। और वो यही सब सोच रहा होता है और बहुत ज़्यादा उसके सिर में दर्द होने लगता है, बेचारा यूलिसेस। और फिर वो देखता है कि योडल ने हमारे उस डार्च ड्यूक को कहा था कि तुम्हें ना इस तरह केयरलेसली नहीं बोलना चाहिए, जब तुम किसी के परिस्थितियों को नहीं समझते हो और ना ही अच्छे से जानते हो, तुम उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। और वो बहुत ही ज़्यादा उदास था और कह रहा होता है, क्या मैं बस बेवजह ही उम्मीदें लगा के बैठा हुआ हूँ? तो ये सोच ही रहा था, तभी योडल कहती है, योर हॉलीनेस, मेरी बात तो सुने। एक्चुअली ना मैंने इससे पहले कभी भी बपतिस्मा रिसीव नहीं किया है, इसलिए मेरा पहला बपतिस्मा आपसे हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सम्मान महसूस कर रही हूँ। तभी यूलिसेस वो कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट बपतिस्मा दे के योडल बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसकी बात सुन के हमारी योडल वो बहुत ही मुस्कुरा रही होती है, बड़ी क्यूट लग रही होती है मुस्कुराते हुए। और उसको ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर हमारा यूलिसेस वो कहता है, योडल मुझे अपना हाथ देना। और योडल थोड़ा कंफ्यूज, क्या मेरा हाथ? और उसने अपना हाथ यूलिसेस को दे दिया होता है और बहुत ब्लश भी करी होती है और यूलिसेस उसके हाथ पे कुछ तो पहना रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसने एक रिंग पहनाई होती है और योडल उस रिंग को देख के बहुत खुश होती है, कहती है, एक रिंग, ये तो बहुत खूबसूरत है। और हमारा यूलिसेस वो कहता है, हाँ ये बपतिस्मल प्रीस्ट को एक अवार्ड के रूप में मिलती है। और हमारी योडल ये सुनकर बहुत खुश होती है, कहती क्या ये पहली रिंग है जो कि मुझे इल्यूजन रिंग के अलावा भी मिली है। और वो बहुत खुश होती है उस रिंग को देखकर और उसको से खुश देखकर हमारा यूलिसेस भी बहुत खुश होता है। और योडल को खुश देखकर यूलिसेस वो मन ही मन कह रहा होता है कि ये रिंग तुम्हारे लिए है
और इसीलिए मैंने इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है और ये बहुत ज़्यादा महंगी है और ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है। तो ये बेटर होगा कि मैं तुम्हें अभी इसके बारे में ना बताऊँ। वो ये सोच ही रहा था, तभी योडल कहती है, योर हालीनेस, मुझे ना आपको एक चीज़ बतानी थी। यूलियस कहता है, हाँ बोलो। तब योडल कहती है, कैसा रहेगा जो बपतिस्मा सेरेमनी में हम वाटर जो यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज कर दें। और हमारी योडल की बात सुन के यूलियस वो कहता है, हाँ मैं समझ गया। और उसकी बात सुन के हमारी योडल वो अलग शौक कि क्या इतना जल्दी मान गए। और फिर तभी हमारा यूलियस कहता है, हाँ ये ज़रूर, तुमने मुझसे ये कहा है ना तो उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न होगा, और जब तुम्हें सही टाइम लगे कि ये बताने का सही समय है तो मुझे बता देना। और उसके बाद सुनकर हमारी योडल बहुत खुश होती है, मन ही मन कहती है, क्या वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, और बड़ी खुश हो रही होती है। तो फिर हमारी जो योडल होती है, और तभी यूलियस कहता है, और हाँ मैंने सुना कि तुमने माइकल के पनिशमेंट चूज़ नहीं की, क्या ये सच है? और तब योडल कहती है, हाँ ये सच है, क्योंकि मैंने सोचा ना कि हमें खुद ऑर्बिस मर्चेंट गिल्ड से नेगोशिएट करना चाहिए। सीन माइकल पर शिफ्ट होता है। माइकल तो बहुत कंफ्यूज दिख रहा था और रस्से से बंधा हुआ था, और वो योडल को देख के कंफ्यूज दिख रहा था। वो कहता है, प्रीस्ट आप यहाँ पर? और हमारी योडल वो कहती है, हाँ मैं यहाँ पर तुमसे नेगोशिएट करने के लिए आया हूँ माइकल, प्लीज़ बैठ जाओ। और माइकल को फिर बैठाने के बाद वो कहती है, ओके तो ये वही सेट है। और फिर वो कहती है, माइकल दरअसल यहाँ पे एक और व्यक्ति है जिससे कि तुम्हें मिलना चाहिए। माइकल कहता है, कौन? और हम देखते हैं वो व्यक्ति और कोई नहीं, असिल होता है। और असिलो को वहाँ पे देखकर माइकल वो शॉक होता है। वो कहता है, क्या असिलो तुम यहाँ? और फिर कुछ देर बाद वो दोनों आमने सामने बैठे हुए होते हैं। दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ देर बाद माइकल कहता है कि मैं ना तुम्हें ऐसे लंबे समय बाद देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और मैंने सुना कि तुम एक एल्डर बन चुके हो। ये तो इनक्रेडिबल है ना। असल उसके बाद सुन के मैंने सुना कि तुम अप्रेंटिस पेज से तुमने कुछ फॉरबिडन मैजिक स्पेल्स को लीक कर दिया था, और तुमने ये सब किया क्यों? मेरे लिए? लेकिन तुम मेरे लिए इतनी दूर तक क्यों गए? और उसकी बात सुनकर जो माइकल होता है वो कहता है कि जैसे कि तुम जानते हो मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी, और मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसके सामने मैं बचपन से ही ओपन अप हो सकूं, और इसीलिए मैं तुम्हारा दोस्त बन के बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा काइंड और स्मार्ट हो। और जब मैंने सुना कि कुछ लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं तो मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर इतना करेज नहीं था कि मैं खुद से कोई स्टेप उठा सकूं। और तब एक हाई एल्डर ने मुझे हेल्प ऑफ़र की, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनकी हेल्प को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे माफ़ कर दो सिलो, एट लीस्ट मैं तुमसे एक बार अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली ये मेरी गलती है कि तुम्हें टेंपल से बाहर निकाला गया। लेकिन तभी माइकल की बात सुनकर असिलो कहता है, नहीं वो मेरी चॉइस थी। और उसकी बात सुनकर माइकल वो शॉक रहता है कि असिलो ने अभी क्या कहा। और तब असिलो कहता है कि मुझे एक बेसमैन होने के लिए बुली किया जाता था, लेकिन तुमने मुझे बिना किसी ग्रज के, जैसे नॉर्मल लोगों को ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रीट किया, और हम दोनों साथ में बहुत अच्छा कर रहे थे। और वो बहुत खुश था ये बताते हुए, और मैं सच में तुम्हारा दोस्त बन के बहुत खुश था। इसीलिए मैं अगर ये नहीं भी जानता कि तुमने क्या किया है, फिर भी मैं तुम्हारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता और टेंपल छोड़कर चला जाता। और ऑफ कोर्स मैं वापस जाता और दूसरे तरीके से सर्च करता इस बारे में। असलियों की बात सुनकर माइकल वो बहुत खुश होता है और कहता है कि सच में असुलो, तुम बहुत ब्राइटर तरीके से बड़े हुए हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि जिस पर्सन का मैंने पहले स्टैंड लिया वो मुझे इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। और उसकी बात सुनकर असुलो कहता है कि ओ प्लीज़ इस तरह तो बात ना करो जैसे कि ये फेयरवेल हो। असुलो की बात सुनकर माइकल कहता है, तो माइकल की बात सुनकर असुलो कहता है, योडल ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि जैसे तुमने मेरे फेंके हुए डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया, और तुम अभी भी मेरे लिए एक प्रीशियस फ्रेंड हो। और असीले के मुंह से अपने लिए ऐसे बातें सुनकर हमारे माइकल का तो दिल ही भर आता है। वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और शॉक भी। और हम देखते हैं हमारा असीलो तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ऐसा एक्ट कर रहा था, इसलिए प्लीज़ ऐसा एक्ट ना करो जैसे कि ये गुड बाय हो। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम अपने सेंटेंस को ख़त्म कर लोगे ना तो फिर हम दोबारा से बुक्स लिखेंगे, ठीक है ना? तुम उसमें पिक्चर्स ड्रॉ करना और मैं उस पे वर्ड्स लिखूँगा, हम दोनों मिलकर फ़न करेंगे, ठीक है ना? उसकी बात सुन के माइकल वो मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है, ठीक है, तो फिर हम करते हैं।
और यहीं पे ये सीन कट होता है और हम देखते हैं योडल को, जो कि बहुत खुश होती है, कहती वाओ ज़रा देखो तो यहाँ कितने सारे लोग आए हैं, क्योंकि आज बपतिस्मम सेरेमनी है फ्लो। और फ्लो भी उसकी बात पे हामी भरते कहता है वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे आर्चड्यूक आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे पे वो डम लुक देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये प्राइसलेस है। और हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के योडल वो उसकी बात को पूरा इग्नोर मार देती है। और वो उस ग्रैंड ड्यूक को देखकर बस अपने मन में एक ही बात सोचती है, ग्रैंड ड्यूक केबर। और तभी हम देखते हैं फ्लो, वो उसको देखकर गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक जस्ट चूक जाता है और ग्रैंड ड्यूक को वो बच जाता है। और तब हम देखते हैं हिस्ट्रॉन, वो कहता है कि डिवाइन बिस्ट कह रहा है कि तुम्हें हमारे लॉर्ड से दूर रहना चाहिए और तुम्हें अपना कदम पीछे ले जाना चाहिए। और उसकी बात सुनकर ग्रैंड ड्यूक वो मन ही मन गुस्सा करते हुए कहता है कि ये कौन होता है ऐसा सोचने वाला और कहने वाला, बस तुम रुको, तुम्हारे चेहरे पे जो ये स्माइल है ना वो बहुत जल्द गायब हो जाएगी, सन से नहीं समझे। और वो बहुत गुस्सा होता है और वो याद कर रहा होता है कि आखिर में उसके एम्परर ने क्या कहा था। एम्परर ने कहा था कि वह मैं तुम पे अपने सभी सक्सेसर से ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। और तब वो उसे एक बॉटल देते हुए कह रहा होता है, इसलिए तुम्हें ये बॉटल लो और बपतिस्मा लेने का ना तुम प्रिटेंड करना और मेरे इंस्ट्रक्शंस को ना एग्जैक्टली फॉलो करना। कलरलेस सेंटलेस ब्लड, जो कि एक रेयर बीस्ट का ब्लड होता है, और ये रेयर बीस्ट बड़ा ही खतरनाक दिख रहा होता है। और एक बार ये लिक्विड वाटर के कांटेक्ट में आता है, इससे वाटर वो लाल हो जाता है और इससे एक स्ट्रेंज डिजीज़ फैल जाती है इस लिक्विड की वजह से। और वो कहता है इसलिए तुम ना इस लिक्विड को अपने लेग्स पर अप्लाई कर लेना, ये रिएक्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है, इसीलिए ये इंसिडेंट बहुत लंबे समय बाद होगा, इसलिए तुम स्पॉटलाइट से ना हट जाओगे। इसका इल्ज़ाम वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा कि ये सब तुमने किया है। और वो लोगों की ना सारी प्लानिंग हो चुकी होती है कि वो लोग कैसे फंसाएंगे, और सारी की सारे लोगों की नज़रें होली एम्परर पर टिकी होंगी कि ये सारा कुछ हमारे यूलिसिस ने किया है। और यहाँ तक कि उसने ये भी प्लान कर लिया था कि अगर पॉसिबल हो सके ना तो तुम लॉर्ड योबो हिल्डो को भी एलिमिनेट कर देना। और उसको इस तरह से घटिया तरीके से मुस्कुराते हुए देखकर हिस्ट्रॉन वो कहता है इस आदमी को देखकर लग रहा है ना कि कुछ घटिया सा ना जालसाजी करने की कोशिश कर रहा है। गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है क्या हमें इसे सबसे पहले नहीं लेके जाना चाहिए बपतिस्मम करवाने के लिए। और उसको ऐसा बढ़ते हुए देखकर हमारी योडल वो उसको रोकती कहती रुक जाओ। उन लोगों के बीच ये गर्मा गर्मी चली रही थी कि तभी वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि योर हॉलीनेस द होली एम्परर वो आ रहे हैं। और ये सुनकर सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ से हमारा यूलिसिस वो आ रहा था। और हम देखते हैं हमारा यूलिसिस को देखकर सब लोग शॉक, वो योडल भी योर हॉलीनेस। और वो तो हमारी यूलिसिस को देख के ब्लश भी कर रही होती है और कहती है वाओ। और तब हम हमारे यूलिसिस को देखते हैं जो कि बड़ी एलिगेंट तरीके से आ रहा था, सच में ये तो एक वाइट एंजल की तरह लग रहा है मुझे। और फिर हम देखते हैं यूलिसिस वो वहाँ पे आ चुका था और कहता है पहले बपतिस्मम कैंडिडेट प्लीज़ आगे आए। फिर कहता है लॉर्ड कैरोलो। और हम देखते हैं लॉर्ड कैरोलो वो वहीं पे खड़ा होता है और वो चुपचाप से देख रहा होता है। और लॉर्ड कैरोलो की बात सुन के जो ग्रैंड डुक होता है ना वो मन ही मन कह रहा होता है कि ओरिजिनली तो सबसे पहले मुझे जाना था, कि जब मैं सेंटर में जाऊंगा ना तो मुझे सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा और मैं स्पॉटलाइट में आ जाऊंगा। और वो तभी योडल से कहता है हे तुमने उस वक्त जो कहा था ना वो सब कुछ सच था ना। तब हमारी योडल भी कहती है ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेन कैरेक्टर हमेशा लास्ट में अपीयर होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक बोल रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं अपने ऑर्डर को चेंज करके लास्ट में जाऊँ, और भला मैं ऐसी अफसर चीज़ें क्यों करने लगा, मैं तो पहले ही जाने वाला हूँ। तब हमारी योडल कहती है बिल्कुल नहीं, बैप्टिज्म सेरेमनी में पहली जगह हमेशा सबसे ज़्यादा भूलने वाली होती है। ये बात सुनकर आर्चड्यूक तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसको देख रहा होता है गुस्से से। तब हमारी योडल कह रही होती है यह सेरेमनी सबसे लंबी चलती है और पहले कैंडिडेट को सबसे कम लाइमलाइट मिलती है और लोग उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और इस तरह हमारी योडल अपनी जाल बिछा रही होती है और फिर वो कहती है
कि वैसे तो ट्रेडिशनली हमेशा लास्ट में आने वाला व्यक्ति ही बेस्ट कंसीडर किया जाता है। तुम ज़रा सोच के तो देखो, इंपीरियल इवेंट्स में हिज मैजेस्टी एम्परर भी हमेशा लास्ट में शो अप होते हैं, राइट? और हिज मैजेस्टी एम्परर वाली बात सुनकर वो आर्च ड्यूक बड़े ही डेविल तरीके से मुस्कुराता है और कहता है, हिज मैजेस्टी द एम्परर, हाँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या नहीं? तो उसकी बात सुन के योडल कहती है, तुम मुझ पे बिलीव करते हो या नहीं करते हो ये तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि लॉर्ड गैल जो हाई एल्डर के ग्रैंड नेफ्यू हैं उन्हें लास्ट पोजीशन असाइन की गई है और वो ग्रैंड फिनाले बनेंगे। और वो इमेजिन भी करती है कि कैसे वो ग्रैंड फिनाले बनेगा। पहला कैंडिडेट हमेशा की तरह गुमनामी में खो जाएगा। भला तुम ही बताओ, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? हाँ, और ये सुनकर ग्रैंडू कहता है, हो तो तुम इस बारे में बोल रहे थे। और हमारी योडल बिल्कुल प्रो एक्टर की तरह बिहेव कर रही होती है और कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हें टिप दे रहा था, क्योंकि मुझे अभी भी याद है वो दिन जब मैं भूखा मर रहा था और तब तुमने मुझसे अपनी ब्रेड शेयर की थी। और वो बिल्कुल ऐसे एक्ट कर रही होती है जैसे कि वो उसे सलाह दे रही हो। और फिर वो उठते हुए कहती है, हो सकता है कि तुम एक दिन सम्राट बन जाओ, और मैं ये नहीं चाहता कि हिस्ट्री में तुम्हारा यह बपतिस्मा फीका फीका सा दर्ज हो। और वो ऐसी ही एक्टिंग करे जा रही होती है और कह रही होती है, हालांकि अगर तुम मुझ पे भरोसा करने से मना करते हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके इतना सारा इमोशनल ड्रामा करने के बाद आज ड्यूक फाइनली मान ही जाता है, कहता है ठीक है मैं ये करूँगा। और वो हमारी योडल के जाल में फंस चुका होता है। और तब हमारी योडल वो तो बड़ी खुश हो जाती है, कहती क्या सच में तुम ये करने वाले हो? लेकिन हम देखते हैं आज ड्यूक कहता है, मैं फिनाले बनने वाला हूँ। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे ग्रैंड ड्यूक कीवर को बुलाया जाता है। वो कहते हैं, ग्रैंड ड्यूक कीवर सामने आए। और ग्रैंड ड्यूक कीवर वो जा रहा होता है सामने की ओर और बड़े ही स्टाइल से चल चल के जा रहा होता है। उसे तो लग रहा था वही स्पॉटलाइट है। और जब वो सीधे यूलिसेस के पास उस होली वाटर के पास पहुँच गया था, और जैसे ही वो उसमें अपना कदम रखता है तैसे ही उसे काफ़ी दर्द होता है और वो शॉक और वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है कि मेरे हो रहा है कि मेरे पैर जैसे कि कट चुके हों। और वो कहता है, ये पानी। और उसे पता चल जाता है और वो कहता है, ये पानी मेरे चारों तरफ ऐसे कैसे फैल रहा है और ये लाल कैसे हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। मुझे तो लगा था कि इसको समझ में आ गया है, बट अभी भी इसको कुछ समझ नहीं आया है। और वो ऐसे ही शॉक होता है और वो कहता है, मैं क्या करूँ? तभी लोग चिल्लाने लगते हैं, ये तो डिज़ास्टर है। और वो लोग इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए कहते हैं कि ये पानी गंदा हो गया जैसे ही इसने इस पर पैर रखा। और वो लोग कहते हैं कि ब्रिकाल पर क्लैमिटी गिर चुकी है और सब लोग उसको ऐसे ही पॉइंट कर रहे होते हैं। और सब लोग कह रहे होते हैं, क्या तुमने उस रिवर के बारे में नहीं सुना जो कि प्रीस्टेस पेमला ने प्रोफेसी की थी? उन्होंने कहा था कि जो मेन गॉड होंगे वो उस व्यक्ति पर स्ट्राइक करेंगे बपतिस्मम सेरेमनी में जो कि इम्प्योर होगा। और वो लोग ऐसी ही बातें करे जा रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं, तो क्या ये सच है? उन्होंने जो प्रोफेसी की थी वो सच में ठीक साबित हुई और ये पास भी हो गई। तुम लोग क्या सोचते हो? लेडी के पेमिला के वर्ड्स वो एक्यूरेट हैं, वो लोग जो कहती हैं वो सच होता है। और उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर हमारी योडल वो मन ही मन कहती है, उस दिन जब मैं कैब्रिक से मिली थी मैंने पेमिला और लाना से कहा था कि वो इस बारे में रूमर्स फैलाना शुरू कर दें। और ये सारा प्लान हमारी योडल ने लेडी पेमला और लाना के साथ मिलकर बनाया होता है। और वो याद करती है कैसे उसने कहा था कि पेमला की जो प्रोफेसी है वो मेन गॉड को बताएगी कि जो इम्प्योर व्यक्ति होगा ना उस पर मेन गॉड कर्स कर देंगे, मतलब स्ट्राइक करेंगे। और ये सुनकर लाना वो शॉक हो गई थी कि जो इम्प्योर व्यक्ति पे ऊपर कर्स करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। और हम देखते हैं लेडी पेमला अपने नाम को इस तरह से क्लियर कर लेगी, एज अ बेल। हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक को सभी गार्ड्स ने पकड़ लिया होता है और वो कह रहे होते हैं, ग्रैंड ड्यूक प्लीज़ इस पॉइजन से रिलेटेड हमारी इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर कॉर्पोरेट करें। और हम देखते हैं ग्रैंड ड्यूक अभी भी चिल्लाए जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तुम लोग जानते भी हो कि आखिर मैं हूँ कौन? मैं ब्रिकार्ड एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ आया हूँ। क्या होली किंगडम दूसरे नेशंस को रिस्पेक्ट शो नहीं करता है? और ग्रैंड ड्यूक की बात सुनकर हमारा यूलिसेस मुस्कुराते हुए कहता है, कितनी अजीब बात है ना? लेकिन मेरे अकॉर्डिंग और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ब्रिकार्ड ने किसी को भेजा ही नहीं है। और ये सुनकर तो ग्रैंड ड्यूक शॉक रह जाता है। वो कहता है
क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हिज मेजेस्टी ने डेफिनेटली मुझे खुद से ऑर्डर दिया था यहाँ आने के लिए। और मन ही मन कहता है, क्या हिज मेजेस्टी ने मुझे अबैंडन कर दिया है? और कहता है, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मुझे जल्द से जल्द ब्रिकार्ड जाना होगा, वो भी अभी के अभी। और वो कहता है, मेरे पैर मुझे किल कर रहे हैं। उसको ऐसे बिहेव करते हुए योडल देखती है और कहती है, इस रेट से तो वो अपने पैर जल्दी ही खो देगा। और वो कहती है, ये वाटर कोई ऑर्डिनरी वाटर नहीं है, ये एक रेयर मैजिकल लिक्विड है जो कि पॉइजन को फैलने से रोकता है। और अब यहाँ पर हमें योडल के प्लान का पता चलता है। हना भी बोलती है कि मैंने जब उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, तब हमें ऑर्बिस मर्चेंट गिल्ड में उनके सबसे ज़्यादा स्टॉक किए हुए मैजिकल लिक्विड के बारे में पता चला और हमें तब ये मैजिकल लिक्विड मिला। और तब हमने माइकल ब्रदर की सज़ा को कम करने के बदले में गिल्ड पर पूरा कंट्रोल कर लिया। और फिर हमने इस सारे मैजिकल लिक्विड को यहाँ के सारे वाटर से रिप्लेस कर दिया। हमारी योडल जब सोच ही रही थी कि तभी आर्चड्यूक वो बहुत गुस्से में योडल की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम। और हम देखते हैं वो योडल की तरफ बड़े गुस्से से देख रहा होता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी ही चाल है ना, ये सब तुमने ही किया है और इसलिए तुमने मुझसे मेरे ऑर्डर को चेंज करने के लिए कहा था। और तब वो बड़े ही गुस्से से अपने हाथ में मैजिक क्रिएट करता है और उस मैजिक का यूज़ सीधे योडल पर कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये मैजिक योडल पर जैसे ही वो यूज़ करने वाला था, तभी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूडल उसके सामने आ जाता है और तब वहाँ पे एक ज़ोरदार ब्लास्ट होता है और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर योडल बहुत ही तेज़ी से भाग भाग कर आ रही होती है और बड़ी ही थकी हुई होती है और परेशान भी लग रही होती है। और वो देखती है कि यूलियस वो अभी भी बेड पर है और बेहोश है और ये सब योडल को बचाने की वजह से हुआ था। और उसको वहाँ पे आता हुआ देखकर जितने भी पृष्ठ होते हैं वो कहते हैं, योडल तुम यहाँ पर? और तब योडल वो कहती है, क्या हिज हॉलीनेस अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है? और वो बड़ी ही परेशान होती है। और तब वो लोग कहते हैं, हिज हॉलीनेस का जो मैजिकल अटैक ब्लॉक किया था, जिस वजह से वो इंटरनल इंजरीज से सफ़र कर रहे हैं। ये सुनकर योडल और परेशान हो जाती है और परेशान होते हुए मन ही मन कहती है, ये सब मेरी गलती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस मोमेंट पर हिज हॉलीनेस ने मुझे शील्ड किया था और क्योंकि उस टाइम पर आर्चड्यूक ने उस पर अटैक किया होता है और हम देखते हैं कि कैसे उस टाइम पर यूलियस योडल को बचाने के लिए सामने आ गया था। और हम देखते हैं एल्डर हेल वो कह रहे होते हैं कि अभी वो डीप स्लीप में है क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस वो धीरे धीरे फेड हो रही है और हम ये नहीं कह सकते कि वो कब उठेंगे। और ऐसा कहते हुए वो बड़े ही परेशान लग रहे होते हैं और ये सब उनकी आंखों को देखकर पता चल रहा होता है। और फिर वो कहते हैं कि हमने जितने भी ट्रीटमेंट हमें पता थे हम सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन उन पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। और हमारी योडल कहती है, तो आप कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो ठीक हो जाए? और ऐसा कहते हुए वो बहुत परेशान लग रही होती है। और तब जो एल्डर हिल होते कहते हैं, नहीं, यहाँ पे एक तरीका है जिससे कि हम उनको बचा सकते हैं, वो है उनके सबकॉन्शियसनेस में इंटर करना, जिससे कि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और ये सुनकर सब लोग शॉक होते हैं और हम देखते हैं योडल वो ये भी सुनकर शॉक होती है। तभी जो कहते हैं एल्डर हिल वो कहते हैं, हालांकि ये जो कंपैटिबिलिटी है वो कनेक्टर के साथ पुअर होती है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और ये भी नहीं पता कि वो उठेंगे भी कि नहीं दोबारा से, और ये रिस्की हो सकता है बहुत ज़्यादा। और ये सुनकर जो योडल होती है वो परेशान होती है, कहती है, क्या कंपैटिबिलिटी? और कहती है, हिज हॉलीनेस ने मुझे सेव किया और अब ये मेरी बारी है कि मैं उन्हें सेव करूं। और इसे कहते हुए उसके जो फोरहेड पे वो पैरिंग टैटू अपीयर हो जाता है और वो मैजिकल तरीके से ग्लो करने लगता है। और तभी एल्डर हिल कहते हैं, यहाँ तक कि मेडिकल प्रीस्ट भी इसके सक्सेस होने की गारंटी नहीं दे सकते हैं, इसलिए जिनकी इस जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंपैटिबिलिटी है योर होलीनेस के साथ, वो है डिवाइन बीस्ट लॉर्ड फ्लोरेंस। और उनकी ये सारी बातें सुनकर योर पीछे मुड़ती है और कहती है, मैं ये करने वाला हूँ। और हम देखते हैं उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी प्रेस्ट करे थे वो शॉक। और ग्रीन वाला प्रेस्ट बोलता है, लॉर्ड योडल, प्रिस्ट योडल, आप ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? और येलो वाला भी परेशान होते हुए कहता है, हम जानते हैं कि आपकी डिवाइन पावर वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये डिफरेंट इशू है और ये बहुत लापरवाही भरा काम है। और तभी ग्रैंड माँ मर्सलिना भी बोलती हैं, योडल, क्या तुम सच में ठीक रहोगे? और उन सब की बातें सुनते सुनते योडल मन ही मन कहती है कि इस सब के दौरान भले उन सबको ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती। अभी
कुछ भी मैटर नहीं करता, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हिज़ हॉलीनेस को सेव करना, और मेरी हिज़ हॉलीनेस के साथ सबसे ज़्यादा कंपैटिबिलिटी है। और वो ऐसा कहते हुए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है और वो कहती है, आप लोग को पता है ना कि मेरी कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा है हिज़ हॉलीनेस के साथ। और हम देखते हैं एल्डरहिल और मार्सेलिना दोनों बहुत परेशान होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं। और तब हमारी योडल वो कहती है कि आप दोनों तो इस बारे में पहले से ही जानते हैं, है ना? तो हम देखते हैं वो दोनों परेशान हो जाते हैं और मार्सेलिना कहती है, वेल किसी तरीके से तो जानते ही हैं। फिर मार्सेलिना योडल का हाथ पकड़ते कहती है, मेरा मतलब था कि हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं योडल, प्लीज़ सेफली रिटर्न आना और हिज हॉलीनेस को भी अपने साथ सेफली रिटर्न लेकर आना। मार्सेलिना की बात सुन के योडल वो उनको दिलासा देते हुए कहती है, हाँ आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। और हमारा पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। वेल गाइस, इसके भी 2-3 चैप्टर और हैं, तो जो कि मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। और आज का एपिसोड अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कि एपिसोड कैसा लगा और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।